हेलो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक कालीन शिक्षा। आधुनिक कालीन शिक्षा में हमको स्वतंत्रता के पूर्व ईसाई मिशनरी के प्रयास, 1813 का आज्ञा पत्र, 1833 का आज्ञा पत्र, ओकलैंड का घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र, ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सभी टॉपिक, ठीक है ना। हंटर कमीशन, डाक समिति, शिक्षा मूल्यांकन, स्वतंत्रता के पश्चात विश्वविद्यालय आयोग, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नई शिक्षा नीति, कार्य योजना, ये सभी इतने सारे टॉपिक हैं। कार्य योजना, फिर वर्तमान योजना का संक्षिप्त अवलोकन, मूल्यांकन एवं सुझाव, ये सभी अब हम लोग एक एक करके सभी को समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट थोड़ा सा। शिक्षा चूंकि सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में होने वाले परिवर्तन से शिक्षा का अप्रभावित रहना असंभव है। 18वीं सदी में भारत में विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का आगमन हुआ, जिन्होंने अपने ढंग से शिक्षा के विकास क्रम को आगे बढ़ाया। 15वीं से 18वीं सदी के दौरान पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजों आदि यूरोप वासियों आने का मुख्य मकसद व्यापार करना एवं ईसाई धर्म का प्रचार था। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन लोगों ने शिक्षा को भी माध्यम बनाया। सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने मिशनरी स्कूल खोलकर भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने महारानी के आज्ञापत्र से तंजौर, कोलकाता, कानपुर, मद्रास, बम्बई दानशस्त्र विद्यालय खोले, जहां निर्धन वर्गों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे, इन्हें भी जाने जो कि इम्पोर्टेंट है। पॉइंट फर्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में मदरसा तथा लॉर्ड वेलेजनी ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना, तो लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, याद रखना दोस्तों। दूसरा पॉइंट है, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, जन्मदाता। अब आज क्वेश्चन आ गया, जैसे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कैसे माना जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट। ओके दोस्तों, लिख ही लेना। क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। पहली विचारधारा के समर्थक लॉर्ड मैकाले तथा दूसरी के लॉर्ड हेस्टिंग्स, मिंटो, प्रिंसेप मुनरो, एलिफिंसन से पहली विचारधारा के समर्थक। अगला देख लेते हैं, आधुनिक विचारधारा के, आप ये हो गया क्वेश्चन, ये वाला हो गया, ठीक है। और आपको पहली विचारधारा के ये सब लोग हो गए, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड हेस्टिंग्स, मिंटो, प्रिंसेप मुनरो, एलिफिंसन, और चार्ल्स ग्रांट वाला एक क्वेश्चन याद रखना, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। 1813 के आज्ञा पत्र ने भारत में शैक्षिक विकास का नवीन दिशा दी, जिसकी मुख्यतः बातें इस प्रकार हैं। कैसी बातें देख लेते हम लोग। भारतीय साहित्य में विज्ञान की प्रभावित के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय के लिए निर्धारित की। 1813 की आज्ञा पत्र के तहत दी गई धनराशि के व्यय को लेकर दो विचारधाराएं सामने आई हैं। एक पाश्चात्यवादी विचारधारा के अनुसार भारत में यूरोपीय ज्ञान व सभ्यता का प्रचार अंग्रेजी माध्यम से किया जाए। दूसरा है प्राच्यवादी विचारधारा के अनुसार भारतीय साहित्य के मातृभाषा क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाए, एक अंग्रेजी में और एक अपनी खुद की क्षेत्रीय भाषा में। 1813 के आज्ञा पत्र में बताया गया है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। विचारधाराओं से उपजा विवाद पाश्चात्य विवाद कहलाया। उनके अपने अपने तर्क थे। प्राच्यवादी कहा करते थे कि भारतीय संस्कृति, दर्शन, धर्म भारतीय भाषाओं में सुरक्षित है, अतएव भारत में अपना साम्राज्य सुरक्षित खोज में विरोध कोई खतरा नहीं होगा। पाश्चात्यवादी कहना था कि भारतीयों का उद्धार पाश्चात्य संस्कृति द्वारा ही संभव है। इसके द्वारा हम लोगों का वर्ग तैयार कर लेंगे, जो मन से अंग्रेज तथा तन से भारतीय होंगे और साम्राज्य विस्तार में मदद मिलेगी, उनका कहना था। अब ये देख लेते लॉर्ड मैकाले ने क्या
लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड मैकाले ने किसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निस्यंदन सिद्धांत का। ठीक है। उसका कथन था, जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छनकर पहुंच, बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि वह कुछ समय में चौड़ी व विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों का सिंचन करे। तो ये आप लिख लें। लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसका कथन है, जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छनकर पहुंचे, बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिसकी वह कुछ समय में चौड़ी व विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्र में सिंचन करे। लॉर्ड मैकाले का निस्यंदन का सिद्धांत है, इसे याद रखना दोस्तों। 1833 का आज्ञा पत्र मुख्य बात है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं मुख्य बातों में। पहली बात है, शिक्षा अनुदान 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। दूसरा, कोई भी भारतवासी तथा सम्राट का कोई भी स्वाभाविक प्रजाजन एवं धर्म, जन्मस्थान, वर्ग तथा वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान तथा पद को प्राप्त करने से रोका ना जाए। तीसरा पॉइंट है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सदस्य बढ़ा दिया जाए। लॉर्ड मैकाले प्रथम कानूनी सदस्य बना। मैकाले के आगमन से पश्चात विवाद ने गंभीर रूप धारण कर लिया। उसके द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र की मुख्य बातें इस प्रकार थी। उसका मकसद ऐसे नागरिकों का निर्माण करना चाहता था जो रक्त तथा वर्ण में भारतीयों किंतु रुचि, विचार, नैतिकता तथा मानसिक रूप में अंग्रेज हो। उसका यह मानना था दोस्तों। तो उसके काफ़ी समर्थक और काफ़ी असमर्थक भी थे। ठीक है। इन्हें भी जाने। मैकाले ने अंग्रेजी की श्रेष्ठता बताते हुए एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी, ऐसे कहा उसने। अब हम लोग आगे देख लेते। उसके मत में साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से, ना कि संस्कृत, अरबी, फारसी के साहित्य से। दूसरा, और भारतीय विद्वान का मतलब ऐसे विद्वान से जो लॉक के दर्शन एवं मिल्टन की कविता से परिचित हों। तीसरा, देसी भाषाएं शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयुक्त नहीं। उसने लिखा कि भारत में प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्य एवं वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है, वे अविकसित एवं गंवारू हैं। तीसरा, केवल कानून की जानकारी के लिए संस्कृत, अरबी, फारसी के शिक्षालयों पर धन व्यय करना मूर्खता है। तीसरा, प्रगतिशील सुधारक व अंग्रेजी भाषा के समर्थक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले घोषणा पत्र को स्वीकृति प्रदान की। उसके मत में शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए। अगला टॉपिक देख लेते हैं, होनी चाहिए। उसके बाद प्राच्य शिक्षालयों का उन्मूलन नहीं किया जाए। और अगला टॉपिक है, यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार करने के लिए शिक्षा संबंधी धनराशि व्यय की जाए। अगला पॉइंट है, भविष्य में प्राच्य विद्यालय संबंधी पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन नहीं होगा। अगला पॉइंट, प्रस्तुत चर्चा करें। मैकाले की शिक्षा नीति ने भारतीय भाषाओं को किस हद तक प्रभावित किया? तो आप लोग सोचना। आगे देख लेते हैं, ऑकलैंड का घोषणा पत्र इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लो अच्छे से। ऑकलैंड का घोषणा पत्र 1839 ईस्वी। उसने पश्चात विवाद को समाप्त कर दिया। उसने प्राच्यवादियों को शिक्षा पर व्यय हेतु धनराशि में वृद्धि कर दी। अगला टॉपिक, योग्य अध्यापकों को उचित वेतन दिया जाए। संस्कृत व अरबी भाषा पर व्यय होने के बाद जो धनराशि बचे हुए अंग्रेजी पर खर्च की जाए, उनका कहना था। ऑकलैंड घोषणा पत्र में वुड का घोषणा पत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ पोषण पत्र हो गया, यहाँ पर घा बनना चाहिए, घा घोषणा पत्र। ठीक है, घा बनना चाहिए यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। सन 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शिक्षा शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान रखकर शिक्षा नीति को बनाया। अपनी नवीन लक्ष्यों के कारण इसे शिक्षा का मैगन कार्टा कहा गया। वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का मैगन कार्टा कहा गया है। मुख्य बातें देख लेते हैं, जिसमें क्या बताया उन्होंने। शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। दूसरा पॉइंट, शिक्षा अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के मध्य दी जानी चाहिए। दोनों भाषाओं का कहा उन्होंने वुड के घोषणा पत्र में। तीसरा, पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति का भी आवश्यक स्थान दिया जाए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। अगला टॉपिक, विद्यालय प्रबंध के लिए सहायता
अनुदान मिलना चाहिए। 14 यहाँ पर और देख लेते टॉपिक, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित हो। अगला टॉपिक, व्यावसायिक स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, व्यावसायिक और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। अगला टॉपिक है, जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। तो ये सब बुड़ के घोषणा पत्र की मुख्य बातें हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हंटर कमीशन और देख लेते हैं। हंटर कमीशन, लॉर्ड रिपन ने शैक्षिक सुधारों के मूल्यांकन के लिए प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसे प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे। प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग भी कहा गया इसको, हंटर कमीशन। ठीक है, इसकी मुख्य बातें क्या है? प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो, प्राथमिक शिक्षा देसी भी हो, शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो। प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो, प्राथमिक शिक्षा देसी हो, इनका कहना था हंटर कमीशन में। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और देख लेते, धर्म शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया, धर्म शिक्षा को कोई प्रोत्साहन ना दिया, तो इसको याद रखना आप लोग। बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए। देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन न करके पूर्ववत चलने दिया जाए। अब हम लोग देख लेते गोखले का विधेयक 1911 ईस्वी। गोखले का विधेयक 1911 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति सरकार की निष्क्रियता को देखते हुए सर्वश्री गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में एक ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया। अब क्वेश्चन आया 1911 का विधेयक किसका है, तो आप क्या करोगे? गोपाल कृष्ण गोखले करोगे। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषता में प्रथम, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। इसमें पहला कौन सा है? प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। दूसरा पॉइंट, कम मासिक आय वाले माता पिता के बच्चों से शुल्क ना लिया जाएगा। तीसरा, स्थानीय संस्था ही प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन करेंगी। अगला टॉपिक, स्थानीय संस्था प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए कर लगा सकती हैं। अगला टॉपिक, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था कम से बालकों फिर बालिकाओं के लिए हो। फिर अगला टॉपिक, सरकार गोखले के विचार को समय से पहले मानती थी, इसलिए इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया। सरकार गोखले के विचार को समय से पहले मानती, इसलिए इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया। नहीं माना, सुनो, स्वीकृत नहीं किया, अस्वीकृत कर दिया। अब करने की बारी, प्रशिक्षु चर्चा करेंगे। गोखले विधेयक वर्तमान अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम का बीजारोपण किया जाए या नहीं, तो आप लोग सोचना। हटांग समिति 1929 ईस्वी, इसको याद रखना, 1929 ईस्वी हटांग समिति। ठीक है, अब हम लोग अगला इसको समझ लेते। इसके अध्यक्ष सर फिलिप हटांग थे। हटांग समिति सुनना है तो, पर इसका पूरा नाम नहीं पता आपको। पूरा नाम क्या है? सर फिलिप हटांग। उन्होंने निम्नलिखित बातों की अनुशंसा की। पहला, उन्होंने क्या कहा? देश में प्राथमिक शिक्षा पर कार्य तो हुआ, पर प्रगति को संतोषजनक नहीं किया जा सका। दूसरा, अपव्यय व अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या हैं। प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो। पाठ्यक्रम को जीवन उपयोगी बनाया जाए। विद्यालय सत्र व अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। शिक्षा के वेतन तथा योग्यता में सुधार की जरूरत है। माध्यमिक व शिक्षा गुणात्मक हो। उच्च स्तर पर पुस्तकालय व व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। उनका कहना था हटांग समिति में, सर फिलिप हटांग। वैश्विक शिक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैश्विक शिक्षा, महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता एवं मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जिस योजना का प्रारूप तैयार किया उसे वैश्विक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा कहते हैं। 22 अक्टूबर 1937 को वार्धा शिक्षा सम्मेलन में वैश्विक शिक्षा की आधारशिला रखी, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार थीं। 22 अक्टूबर 1937 को वार्धा शिक्षा सम्मेलन में, ये याद रखना दोस्तों। ठीक है, दूसरा पॉइंट है शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क हो, इन्हें भी जाने। सैडलर कमीशन, सार्जेंट योजना 902 का विश्वविद्यालय का संबंध उच्च शिक्षा से था। ये वाला टॉपिक है। ठीक है, अगला टॉपिक है शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। शिक्षा का जीवन से संबंध हो। शिक्षा हस्तकला पर आधारित हो ताकि बच्चों में श्रम के प्रति आदर भाव जागृत हो। गांधी जी ने कहा ये सब, उनकी बेसिक शिक्षा। आगे देख लेते हैं
पाठ्यक्रम में घटित सामाजिक विषय कृषि, कताई, बुनाई, विज्ञान, भारतीय भाषा, कला शामिल हों। शिक्षण क्रियात्मक एवं सह संबंध विधि पर आधारित हो। महात्मा गांधी। यदि मुझे कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या, तो मैं उत्तर दूंगा कि चरित्र का विकास, उन्होंने कहा है महात्मा गांधी ने। हम लोग आगे देख लेते हैं टॉपिक, ये बहुमुखी प्रश्न है। अब हम इसको देख लेते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं? बताइए आप। भारत में आधुनिक शिक्षा का, आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। छनाई का सिद्धांत तो किसने किया था? मैकाले ने। इसका आंसर आप देना। अगर नहीं दे पाओगे तो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है ना। अति लघु उत्तर प्रश्न आपके, आधुनिक शिक्षा का अधिकार पत्र किससे कहा जाता है? पाश्चात्यवादी विचारधाराओं के समर्थक के नाम क्या थे? बोर्ड का घोषणा पत्र की मुख्य बात है। हंटर कमीशन की सिफारिश ने भारतीय शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित किया? ये सब क्वेश्चन। अति लघु उत्तर और लघु उत्तरी आगे, दीर्घ उत्तरी नहीं आते, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं स्वतंत्रता पश्चात प्रारंभिक शिक्षा के प्रयास। तो ये अगला चैप्टर हो गया, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है, स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा के प्रयास। 200 वर्ष का लंबा अंतराल किसी भी व्यवस्था के अस्तित्व को धूमिल कर देता। हमारे देश भारत ने अपनी सभ्यता व संस्कृति को जिस माध्यम से सुरक्षित रखा वह थी शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद नवीन सरकार के समक्ष यह चुनौती थी कि शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप कैसे पुनर्जीवित किया जाए। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की तरफ कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने जहां एक और पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के महत्व को स्वीकारा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में कतिपय प्रावधानों को शामिल करके शिक्षा को न केवल सर्वजन सुलभ बनाया, वरन उसके उल्लंघन के प्रति संरक्षण भी प्रदान किया, जिनका वर्णन निम्नवत है। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस अनुच्छेद में मानव की गरिमा के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया, जिसे अभी हाल में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 का जोड़कर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 का जोड़कर पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। अब ये इसमें पॉइंट देख लेते हैं। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त होगा। दूसरा, इसका उद्देश्य विशेषकर उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना जो विद्यालय कभी नहीं गए, पढ़ाई बीच में छोड़ दी। अनुच्छेद 32 में रीट याचिकाओं के माध्यम से भाग 3 में प्रत्याभूत अधिकार के उल्लंघन हेतु न्याय की मांग का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 28 में राजनिधि से पूर्णतया पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 में राजनिधि द्वारा पोषित शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने प्रयास की पूरी आज़ादी है। अगला टॉपिक प्रशिक्षु चर्चा करेंगी। शिक्षा का अधिकार धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार बढ़ावा देता है, तो ये आप करते रहना। आगे देख लेते हैं। शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, शिक्षा का आधार लोकतांत्रिक हो, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता कायम हो, शिक्षा द्वारा सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, शिक्षा द्वारा मानवीय मूल्यों का बढ़ावा दिया जाए। सब ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आप लोग देंगे ध्यान देने योग्य बात है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। सन 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग उच्च शिक्षा से 1992-53 में गठित मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के सुधार से संबंधित है। मुदालियर आयोग किससे संबंधित है, तो माध्यमिक शिक्षा से, याद रखना। कोठारी आयोग की अनुशंसा पर तत्कालीन भारत सरकार ने 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसमें समावेशित बिंदु इस प्रकार है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होगी। विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम हो। त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन सुनिश्चित हो। कार्यानुभव शिक्षा का अभिन्न अंग हो। समान स्कूल पद्धति का प्रारंभ किया जाए। परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता व वसूलता हो।
समाज उत्पादक कार्य पाठ्यक्रम में अवश्य शामिल हो। सन 1969 में पुण्य सरकार ने नई शिक्षा नीति ड्राफ्ट की, किंतु वह सत्ता परिवर्तन के कारण मूर्त रूप से न ले सकी। सन 1985 में तत्कालीन सरकार ने शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज प्रकाशित करवाया, जिस पर विस्तार से शिक्षा के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। यह चर्चा ही नई शिक्षा नीति 1986 का आधार बनी, जिसका सार इस प्रकार है। शिक्षा का आयोजन व प्रबंध दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में तैयार किया जाए, उसे देश की विकासतम आवश्यकताओं से जोड़ा जाए। प्राथमिक शिक्षा केंद्रित हो। प्रारंभिक स्तर पर गतिविधियां शिक्षा का आधार हो। बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों एवं शिक्षा संस्थाओं को अधिक सुविधा दी जाए। पर्यावरण संरक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हो। कार्य अनुभव अधिगम प्रक्रिया का अनिवार्य घटक बने। छात्रों को किसी भी कक्षा में फेल ना किया जाए, ये भी उन्होंने इसमें बताया गया। छात्रों और देख लेते हैं जस्ट वे थोड़ा, छात्रों को किसी भी कक्षा में फेल ना किया जाए। फिर आगे मूल्यांकन प्रक्रिया में रटने का स्थान 9 अंकों के स्थान पर ग्रेड दिया जाए। प्रश्न पत्र निर्माताओं को प्रशिक्षण दिया जाए। राष्ट्रीय मूल्यांकन सेवा शुरू की जाए। ग्रामीण, जनजातीय, पर्वतीय, पिछड़े इलाकों के गरीब बच्चों के लिए निर्धारक विद्यालय खोले जाएं। इस तरीके से कुछ इतने हैं, इतने काफ़ी हैं। आगे हम लोग दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला देख लेते हैं। कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992, तो ये इसको देख लेते। भारत सरकार ने 23 खंडों में क्रियान्वयन कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पहले नारी समानता के लिए, फिर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, विकलांगों के लिए, पूर्ण एवं सतत शिक्षा, पूर्व बाल्यकाल परिचय शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नवोदय, व्यावसायिक शिक्षा, इतने सारे। और फिर उच्च शिक्षा, मुक्त शिक्षा, और फिर उपाधि की रोजगार से विलंघता एवं मानव शक्ति नियोजन, और ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान, तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास, संस्कृति परिचय, भाषाओं का विकास, जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीक, खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार, और अध्यापक एवं उनका प्रशिक्षण, ये सभी। वर्तमान योजनाएं, मध्याह्न भोजन योजना। जैसे वर्तमान योजना आ गई शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप क्या करोगे? मध्याह्न भोजन योजना। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 आप लोग याद रखना, ठीक है दोस्तों। 1995 याद रखना दोस्तों, 1995 को शुरू किया, जिसका उद्देश्य पोषण का स्तर सुधारने एवं सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। इसमें बच्चों को पका भोजन दिया जाएगा। 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान देख लेते हैं। यह योजना सन 2001 में प्रारंभ की, जिसका लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता सहित पूरा करने को प्रोत्साहित करना था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। यह योजना बालिकाओं, अनुसूचित जाति जनजाति, शहरी वंचित बच्चों के, विकलांगों के लिए विशेष सहयोग उपलब्ध कराना था। इसका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का जनशाला कार्यक्रम। जनशाला कार्यक्रम क्या था? इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के बच्चों, अल्पसंख्यकों, कामकाजी बच्चों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देकर सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करना। प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम उन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जहां ग्रामीण बालिका साक्षरता कम है। शिक्षा कर्मी कार्यक्रम। ये विशेषतर उन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण व गुणवत्ता में सुधार करना है जो दूर दराज, अर्ध शुष्क तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो इसके बारे में देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्र, आवासीय सुविधा सहित शिक्षा का प्रसार करना था। मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका मकसद शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा का प्रसार करना था। मैट्रिक व एवं मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति सन 1977 से 78 से निर्धन एवं प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहन हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति आवंटित की जा रही थी।
देश के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए एडुसेट की भी सहायता ली जा रही थी। विभिन्न सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर के उन्नयन के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप देश में साक्षरता दर 8.3% से 75% पहुंच गई है। विद्यालयों की संख्या 2 लाख से तकरीबन 8 लाख तक हो चुकी है। शिक्षक संख्या में आज़ादी के बाद से 10 गुनी की वृद्धि हो चुकी है। बालिका शिक्षा में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। छात्र संख्या 6 करोड़ के आसपास हो गई है। इस प्रकार भारत आज़ादी के बाद सही शिक्षा के क्षेत्र में सतत प्रगति की ओर अग्रसर है। आपको समझ गए होंगे दोस्तों। अभ्यास प्रश्न में देख लेते हैं, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा, तो आप ये कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी 1968 की नीति में, 1986 की नीति में। तो आप इसका भी कमेंट्स बॉक्स में बताना। अगर नहीं बताया तो इसको पिन कर देंगे क्वेश्चन को इसका, ठीक है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं, शैक्षिक विचारधारा। ये वाला चैप्टर आपको कल कराएंगे दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।